तो चलिए अभी के फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडाइम क्या होता है। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है पैराडाइम, और ये मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है आप लोगों का आने का चांसेस है, और आएगा तो सीधा 8 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहली बात तो इसको समझिए ये होता क्या है, और उसके बाद आप ये देखिए कि आप कितना इसमें लिख पा रहे हैं। तो पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि वर्ड को तोड़ना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप समझ चुके हैं मेरे ख्याल से, हाई लेवल, लो लेवल, असेंबली लेवल सब समझ चुके हैं, और आप ये भी समझ चुके हैं कि कैसे एक लेवल लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है इंटरप्रेटर कंपाइलर की मदद से। ये सब आप पहले देख चुके हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक आ रहा है जो बोलता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडाइम। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडाइम क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो पैराडाइम क्या होता है? पैराडाइम शब्द का मतलब होता है, इस शब्द का मतलब होता है मेथड। ठीक है, या इसको हिंदी में बोलते हैं तरीका, मेथड। अब तरीका है तो किस चीज का तरीका है? ठीक है, तो आपके दिमाग में ये आएगा किस चीज का तरीका है, तो मैं बोलूंगा कि ये कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। सॉल्व प्रॉब्लम मतलब आपके समक्ष बहुत सारी प्रॉब्लम जीवन में आती रहती हैं। ठीक है, आप देखते हैं ना कि दुनिया में हर क्षण क्षण कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो लेकिन आप उसको सॉल्व कैसे करते हो, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग हो सकता है ना। तो पैराडाइम का मतलब ये है कि आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो उसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं उसको पैराडाइम बोलते हैं। और अगर मैं इसको पूरा का पूरा आपको बोलूं कि प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडाइम, इसको एक्सप्लेन करिए तो आप बोलेंगे कि ऐसा अप्रोच। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडाइम क्या है? एक अप्रोच है जिससे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, लेकिन किसकी मदद से? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। ठीक है, तो वापस से मैं रिपीट करता हूं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैराडाइम का मतलब क्या होता है। पैराडाइम का मतलब सिंपल है, तरीका, किस तरीके से आप क्या चीज करते हो। लेकिन क्या करना है, बेसिकली हमारा टास्क है कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्या तरीका आप यूज कर रहे हो उसको पैराडाइम कहते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडाइम का मतलब जो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो जिस तरीके से, उसमें आप कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, वो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडाइम। तो अब हम लोग जैसे देख रहे थे कि पैराडाइम का मतलब होता है तरीका, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है, मतलब अप्रोच या वे ऑफ थिंकिंग कि किस तरीके से अपन थिंक कर रहे हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं, और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि 3 तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, या अप्रोच हमारा हो सकता है। ऐसे 4 तरीके से होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही है तो मैं अभी 3 ही बता रहा हूं। एक तरीका है आपका इम्परेटिव इम्परेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ठीक है, इम्परेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम पहला है। दूसरा अगर तरीका देखेंगे तो आपको लगेगा लॉजिक, ठीक है, प्रोग्राम। और तीसरा जो है वो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक, अभी मैं आपको 3 तरीका बता रहा हूं, जो 3 तरीके आपके सिलेबस में लिखे हैं। ये 3 अलग अलग तरीके हैं जिससे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? पैराडाइम रखा गया है, क्योंकि ये एक तरीका है जिससे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब अपन एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। इसमें आप सबसे पहला सेगमेंट आ जाइए, इम्परेटिव इम्परेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम। अब इसमें आप पहले तो शाब्दिक अर्थ समझिए, शब्दों का अर्थ समझिए, तो आपको चीजें अपने आप याद आ जाएंगी, है ना। तो इम्परेटिव का मतलब क्या होता है? इम्परेटिव का मतलब होता है कमांड देना, हिंदी में बोलते हैं आदेश देना। ठीक है, आदेश। इम्परेटिव का मतलब होता है आदेश देना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमांड देना, इसका मतलब होता है। ठीक है, तो जब कभी भी हम लोग कंप्यूटर को कोई चीज आदेश के तौर पे देते हैं कि ये करो, ये करो, ये करो, ठीक है, तो उसको उस टाइप के अप्रोच को क्या बोला जाता है? इम्परेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम, है ना। जैसे इसमें आप कंप्यूटर को ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे देते हो कि क्या करना है, व्हाट टू डू एंड
हाउ टू डू, ठीक है, याद रहेगा। इस टाइप का जो इंपरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम है उसमें आप क्लियर कट अपने जो आप कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें आप कर रहे हो उसमें आप क्लियर कट बता देते हो क्या करना है और कैसे करना है। इस टाइप की प्रोग्रामिंग को इंपरेटिव प्रोग्रामिंग कहा जाता है ना। इसमें आप क्या करते हो, आदेश देते हो कि ये करो ये करो। आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, उस एग्जांपल को आप समझिएगा, है ना। मेरा एक टास्क मेरे को दिया गया है, ये टास्क है कि मेरे को सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स का सम निकालना है ना। मतलब पहला जो 10 नंबर है उसका सम निकालना है। अब मैं इसको निकालने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं भाई, बहुत सारे तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। मैं एक तरीका बता रहा हूँ जो इम्परेटिव टाइप का है। इसमें मैं क्या करता हूँ, ये सी लैंग्वेज को मैं आपको बता रहा हूँ, सी लैंग्वेज आप लोग पढ़ोगे आगे जाके। तो इसमें आपको मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर है, इंटीजर को पहले मैं डिफाइन करता हूँ सम इज इक्वल टू 0, ठीक। इसके बाद मैं एक लूप लगा देता हूँ फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, सॉरी एक मिनट, इसको अपन ऐसे करते हैं, i इज लेस देन 10 और i प्लस प्लस, है ना। और इसको यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं और अपन कर देते हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस i और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब आपको लगेगा कि ये क्या आ गया नया, लेकिन ये कुछ नया नहीं आया है। ये है एक प्रोग्राम जो सी लैंग्वेज में लिखा गया है। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि सी लैंग्वेज जो होता है वो इंपरेटिव पैराडाइम के कैटेगरी में आता है। क्या हो रहा है देखिए, इसमें मेरे को सम निकालना था पहले 10 नंबर का। मैं पहले क्या किया, देखिए सम एक वेरिएबल है मान लीजिए, उसमें वैल्यू आनी है। मतलब मेरे को अगर जो 10 नंबर का जो सम करना है, मैं चाहता हूं कि इसमें आउटपुट आ जाए। हो सकता है सम ऑफ 10 नंबर कितना होता है बताओ तो देखिए आप जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पे मैं चाह रहा हूं कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर सम में आ जाए, मतलब आखिर में जो आए वो सम आ जाए। तो यहाँ पे टोटल 55 आना चाहिए आउटपुट, है ना, ये हम लोग चाह रहे हैं। और ये कहाँ पे डिस्प्ले होगा, सम पे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो सम की वैल्यू होगी वो पहले मैं 0 डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। क्योंकि अगर पहले ही कोई गार्बेज वैल्यू, मतलब पहले से कोई वैल्यू इसमें अगर मान लीजिए पहले ही 10 वैल्यू स्टोर है इसमें, तो 10 के आगे ऐड कर देगा ये, तो हो सकता है वैल्यू 65 आ जाए, है ना। तो इसलिए पहले तो इसको 0 आप सेट कर दीजिए। इसके बाद आप एक लूप चलाइए। लूप का मतलब समझते हैं, जैसे BEE में देखते हैं आप कि एक लूप मतलब बार बार चलने वाला है ना, तो वैसे ही लूप चलाइए। इसमें लूप का जो एक काउंटर होता है कि कितने बार चलाना है लूप को, तो आपको यहां से सेट करना है कि लूप स्टार्ट कब होगा, 0 से स्टार्ट होगा, है ना। लूप 0 से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, आई जब तक जो आई की वैल्यू है वो 10 से कम या बराबर जब तक रहती है तब तक लूप चलेगा। जैसे ही आई 10 से ज्यादा होगी ये लूप चलना बंद हो जाएगा। और इस लूप में होगा क्या, हर बार आप जब ये लूप चलेगा तो आई प्लस प्लस करते जाइएगा, हर बार आई बढ़ते जाएगा। अब आते हैं मेन इंस्ट्रक्शन में। यहाँ मेन इंस्ट्रक्शन होता है, ये मेन इंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि आप जब कभी भी लूप चलाइएगा तो ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिएगा। ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, मतलब सम की, अब आप मान के चलिए हम इसको रन कराते हैं। पहला सम का इनिशियल वैल्यू कितना है, ठीक है। पहला इनिशियल वैल्यू सम का 0 है और आई की वैल्यू कितनी है, पहला इनिशियल है ना सम, हाँ। तो इस फॉर्मूला के तहत क्या होगा, सम की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0। तो अभी सम की वैल्यू 0 आ गई, है ना, सम की वैल्यू 0 है, कोई बात नहीं। अब क्या है, अब आई को क्या करना है, आई को बढ़ना है। आई एक बढ़ गया तो आई क्या हो गया, अब 1 हो गया, है ना। और सम की वैल्यू जो 0 है वो तो 0 आ ही गई, है ना। अब आई की वैल्यू बढ़ चुकी है, ये 1 10 से छोटा है क्या, यस सर। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा, है ना। तो ब्रैकेट के अंदर गया, वो फिर सम और आई को ऐड कर दिया और वापस सम में ही डाल दिया। तो सम अभी वैल्यू कितनी है, 0 है, क्योंकि लास्ट वैल्यू 0 आई थी। आई की वैल्यू अभी आपने सेट कर रखी है कि 1 है, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1, है ना। अब सम की वैल्यू में भी आपकी 1 आ गई। अब
फिर आई को अब क्या करना है, बढ़ाना है, तो आई बढ़ गया, कितना हो गया, आई 2 हो गया, है ना। आई के 2 होने के बाद और सम कितना है, अभी भी सम आपका 1 है, क्योंकि लास्ट जो सम आया आपका वो 1 है ना। अब आप क्या करिए, ये आई की वैल्यू 2 है, ये 10 से छोटी है कि बड़ी है, 10 से अभी भी छोटी छोटी है। है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये फॉर्मूला फिर से रन होगा, और सम की वैल्यू है 1, आई की वैल्यू है 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, यहाँ पे आ गया 3 की वैल्यू, तो अब आपका सम आ गया 3। अब ऐसे ही आप आगे करते चले जाएंगे, कब तक करेंगे, जब तक आई की वैल्यू 10 ना पहुंच जाए। 10 के बाद जैसे ही आई 11 पहुंचेगा, आपको ये चीज नहीं हो पाएगी, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये वर्क नहीं करेगा, है ना। तो ऐसा आप करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, तो आपका ये जो सम है, देखिए अभी 0 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर ये 5 बढ़ेगा, 7, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, 55 तक पहुंचेगा ये, है ना। तो मैं आपको ये प्रोग्रामिंग क्यों समझा रहा था, क्योंकि मेरे को आपको ये समझाना है कि ये एक सी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग है। इसमें क्या मैं आपको ऐसा उस कंप्यूटर को ये या कंपाइलर को ये मैं बता दिया क्या, पहले ये डिक्लेयर किया मैं, है ना, ये चीज मैंने उसको कमांड दे दी कि भैया सम को पहले 0 कर दीजिए। फिर मैंने ये बताया कि आपको ये करना है, लूप चलाना है, कब तक चलाना है वो भी मैंने बता दिया। फिर लूप चलेगा तो आपको क्या चीज करना है वो भी मैंने बता दिया। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सी लैंग्वेज में मैं सब चीज बता देता हूं, मतलब व्हाट टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, उसको मैं पूरा बता दिया कि लूप चलाइए, इस कंडीशन पे चलाइए, हाउ टू डू। तो कोई भी ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जिसमें आप क्लियर कट बता देते हो कि क्या करना है, आप चाहते क्या हो और कैसे करना है, वो भी आप उसको तरीका बता देते हो, इस टाइप के अप्रोच को प्रोग्रामिंग आपका इंपरेटिव प्रोग्राम जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आपको मैं इंपरेटिव प्रोग्राम जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम है इसके कुछ फीचर्स बता देता हूं कि इसके क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये बड़े काम की चीज होते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने में बड़े मदद आते हैं। देखिए आपका फीचर्स में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये किस आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। तो ये ना एक आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, उसका नाम है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए कंप्यूटर जो होता है ना, आप ब्लॉक डायग्राम अगर आपको याद होगा तो आपको इनपुट था, आपको यहाँ पे आउटपुट था, और यहाँ पे बीच में क्या था, सीपीयू था, है ना, सीपीयू। और सीपीयू के ऊपर में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था मेमोरी है। अब आप ये याद रखिए कि आप कभी भी कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोडिंग करते हैं, तो हर इंस्ट्रक्शन में दो चीज छुपा होता है। एक होता है उस इंस्ट्रक्शन का कोड, जिसको बोलते हैं ऑप कोड, है ना, और उस इंस्ट्रक्शन का ऑपरेंड, उसका जो डेटा है। तो बेसिकली हर इंस्ट्रक्शन का दो चीज होता है, एक होता है उसका जो प्रोग्राम और उसका जो डेटा। तो बेसिकली प्रोग्राम को कहीं स्टोर भी कराना पड़ता होगा, उस जगह को बोलते हैं प्रोग्राम मेमोरी, और जहां डेटा स्टोर होता है उस जगह को बोलते हैं डेटा मेमोरी। तो एक आर्किटेक्चर था, मतलब टोटल दो आर्किटेक्चर स्टैब्लिश हुए थे, एक था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और एक था हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हार्वर्ड साहब का कहना था, जो हार्वर्ड साहब ने आर्किटेक्चर डिजाइन किया था उसका ये कहना था कि आपका इनपुट रहेगा, आउटपुट रहेगा, आपका बीच में क्या रहेगा, सीपीयू रहेगा, लेकिन प्रोसेसर को जो प्रोग्राम मेमोरी है वो अलग जगह पे स्टोर होगा और डेटा मेमोरी है वो अलग जगह पे स्टोर होगा। ठीक है, ये हार्वर्ड साहब का कहना था, और ये आर्किटेक्चर का कहना था कि भैया ये जो सीपीयू है उसमें प्रोग्राम और डेटा एक ही जगह पे स्टोर कर लें, क्या दिक्कत है भाई। तो वॉन न्यूमैन, तो बेसिकली देखिए ये जो आपका इंपरेटिव प्रोग्राम पैराडाइम है, ये ये इस टाइप का अप्रोच है कि ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, क्योंकि इसको दोनों प्रोग्राम और डेटा से काम रहता है, तुरंत यहाँ पे प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी सारा एक जगह पे स्टोर होता है। तो ये जिस आर्किटेक्चर को फॉलो करता है उस आर्किटेक्चर का नाम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है। दूसरा इसका जो फीचर है वो आप ये देख लीजिए कि ये क्या करता है, वर्क करता है, वर्क थ्रू असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, असाइनमेंट देना मतलब आपको कोई आदेश देता है, कोई चीज करने को बोलता है, उसको असाइनमेंट बोलते हैं।
तो आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर को एक एक लाइन बोल दे रहे हो कि ये करो वो करो, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये असाइनमेंट स्टेटमेंट ही तो हुआ, हर स्टेटमेंट में आपको आपने उसको असाइनमेंट दे दिया कि ये चीज करो, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, असाइनमेंट स्टेटमेंट की तरह काम करता है। ये परफॉर्म करता है स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप इसमें चीजें एग्जीक्यूट होती हैं। पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये लाइन ऐसे करके, मतलब इस टाइप का जो अप्रोच है ना, वो अप्रोच स्टेप बाय स्टेप परफॉर्मिंग पे फोकस करता है। और इसका जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि कैसे हम लोग अचीव करें, हाउ टू अचीव योर गोल। मतलब अगर आपको ऐड करना है, कोई नंबर को सम करना है, तो आप कैसे उसको अचीव कर सकते हैं, वो आप इसमें इसमें मेन फोकस होता है इस टाइप के अप्रोच में, ठीक है। इसमें सेवरल स्टेटमेंट होते हैं और हर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है ना। तो इसमें इस टाइप के अप्रोच में कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेटमेंट, इस टाइप के अप्रोच में बहुत सारा स्टेटमेंट होता है और हर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, तो वो मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। और इसमें दोनों प्रोग्राम और डेटा मेमोरी एक ही जगह पे रहते हैं, क्योंकि ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। अगर आप इसका एडवांटेज देखें तो इसमें बहुत सारे एडवांटेज हैं। जैसे कि ये बहुत सिंपल है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता, आराम से, मतलब जैसे मैंने आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बताया, ये वैसे ही प्रोग्राम है, छोटा सा सिंपल इम्प्लीमेंट हो जाता है आसानी से, ऐसे टाइप के अप्रोच आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे लूप्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं बहुत सारे, जो बार बार, क्योंकि आप हर बार तो नहीं कर सकते ना, आप एक बार सम किए फिर दोबारा आप सम किए, वो अपने आप साइकिल में चलता चला जाता है, साइकिल में, इसको लूप कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे लूप होते हैं। ये इसका जो रिजल्ट होता है वो मेमोरी में जो स्टोर होता है वो मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत कम लेता है, मतलब इसमें जो मेमोरी में जगह घेरने की क्षमता होती है वो बड़ी कम होती है। तो ये हमारे लिए बड़ा एडवांटेजियस पॉइंट है। लेकिन इसमें अगर आप प्रॉब्लम देखें तो बहुत डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोचना है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो फिर आप इसमें इस अप्रोच में बड़ा दिक्कत आएगा, क्योंकि ये सिंपल चीजों को तो अच्छे से कर लेता है लेकिन कॉम्प्लेक्स में बड़ा दिक्कत होता है, बहुत लूप चलाना पड़ेगा इधर उधर, बहुत पंगे हैं। इसीलिए ये थोड़ा सा लेस एफिशिएंट होता है, ठीक है, और आप बोल सकते हो कि ये लेस प्रोडक्टिव होता है। अगर उसके बाद अगर आप ये देखना चाहें कि सर ये कौन से लैंग्वेज ऐसे हैं जो इस टाइप के अप्रोच को फॉलो करते हैं, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि सी एक ऐसा लैंग्वेज है जो इसको फॉलो करता है, इस टाइप के अप्रोच को, कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू सब चीज बता दिया जाता है। फॉरट्रैन एक लैंग्वेज है जो इसका इस्तेमाल करता है, बिजनेस वगैरह में बेसिक वगैरह इस्तेमाल होते हैं, पास्कल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लैंग्वेज हैं जो ऑलमोस्ट इसको यूज करते हैं, एल्गोल है, मम्स है, ठीक है, और कोबोल है। ये सब ऐसे लैंग्वेज है, अलग अलग पर्पस के लिए सब लैंग्वेज यूज होते हैं, बट इनका सबका जो स्टाइल है ना, जो काम करने का तरीका, वो यही है कि आप सब चीज पहले बता दो, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू।